साथियों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार। समझना है आप लोगों को कि क्यों चमकती है आकाशीय बिजली। आकाशीय बिजली चमकने का जो कंसेप्ट है, इसे आज के सेशन में आप सीखने वाले हैं। और आज के सेशन में यह जानकारी क्यों दी जा रही है, क्योंकि हाल ही में जुलाई के अभी कुछ 2-3 दिन पहले 11 जुलाई को उत्तर भारत में हुई बारिश के चलते लगभग 70 लोगों की जान आकाशीय बिजली कड़कने से चली गई। साथियों, हाल ही में आकाशीय बिजली के ऊपर एक एनुअल रिपोर्ट भी आई है, जो सेकंड एनुअल रिपोर्ट है। उस सेकंड एनुअल रिपोर्ट में यह पता चला कि सबसे ज्यादा भारत में जो बिजली कड़कने की घटनाएं देखी गई हैं, वो बिहार में देखी गई हैं, जिसमें एक साल के अंदर यानी 1 अप्रैल 2020 से लेकर 31 मार्च 2021 तक बिहार में बिजली कड़कने से 401 लोगों की जान गई। वहीं दूसरा नंबर उत्तर प्रदेश का था, जहां एक साल में बिजली कड़कने से 238 लोगों की जान चली गई। ठीक इसी प्रकार से साथियों, बिजली कड़कने के अंदर हाल ही में एक बड़ी संख्या में इजाफा भी देखा गया है। और इजाफा इस बात का है कि पूरे भारतवर्ष में बिजली कड़कने की घटनाओं में आकाशीय बिजली यानी लाइटनिंग स्टॉर्म जो हैं, इनकी संख्या में 34% इजाफा देखा गया है। अगर हम कुल संख्या की बात करें तो 1.38 करोड़ बार अगर वर्ष 2019-20 में बिजली कड़की थी, तो इस बार 1.85 करोड़ बार जो है वो बिजली कड़की है। यानी लास्ट टाइम से इस बार 34% ज्यादा बार बिजली का कड़कना हुआ है, यानी कि लाइटनिंग स्टॉर्म हुआ है। सबसे ज्यादा भारत में बिजली कड़कने की घटनाएं जो हैं वो पंजाब प्रांत के अंदर देखी गई हैं। आइए साथियों, चर्चा करते हैं इन सारी बातों के बारे में। सबसे पहला सवाल बनता है कि आफ्टर ऑल बिजली चमकती क्यों है। यह सवाल बहुत महत्वपूर्ण भी है, क्योंकि यह जीएस पेपर 1 के अंदर आपका कवर होता है, ज्योग्राफी का हिस्सा है और इंपॉर्टेंट जियोफिजिकल फिनोमिना के अंदर इसे काउंट किया जाता है। इस घटना को थोड़ा डिटेल में समझते हैं साथियों। इसके ऊपर हमने एक अभ्यास के लिए एक प्रश्न भी दिया है कि सबसे ज्यादा मौतें कहां पर हुई, तो आंसर है बिहार में हुई। हम समझना चाह रहे हैं कि बिजली आफ्टर ऑल क्यों चमकती है, तो इसके पीछे हम आपको कुछ तथ्यात्मक जानकारी देना चाहते हैं। तथ्यात्मक जानकारी यह है कि बिजली चमकने की जो घटना है, यह असल में एक बहुत बड़े कारण के कारण होती है। और वो कारण क्या है कि बिजली बनते समय बिजली कैसे चमकती है, इसके लिए जरूरी यह है कि बादल कैसे बनते हैं हम ये समझें। और बादल कैसे बनते हैं इसको समझने के लिए हमें थोड़ा सा बेसिक से नॉलेज की आवश्यकता होगी। बेसिक नॉलेज यह है साथियों कि यदि मैं यह मानता हूं कि हम जिस जगह रहते हैं वो लैंड है, हम लैंड पर रह रहे हैं और हमारे पास में समुद्र है। हमारे पास में मतलब जैसे अर्थ जो है, अगर हम इंडिया की बात करें तो हम भारतीय प्रायद्वीप पर रह रहे हैं। और भारतीय प्रायद्वीप पर अगर हम रह रहे हैं तो ऐसी स्थिति में इसके चारों तरफ पानी है, अरब सागर है या हिंद महासागर है या फिर बंगाल की खाड़ी है। वहां पर सूरज के प्रकाश की वजह से पानी भाप बन करके ऊपर की तरफ उठता है। एक तथ्यात्मक जानकारी यह है कि यदि आप धरती से 167 मीटर ऊंचाई पर चलेंगे तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड कम हो जाता है। उसको इस तरह से समझिए कि अगर आप हिमालय 9000 मीटर की ऊंचाई पर जा रहे हैं तो हिसाब से अगर आप देखें तो आपको हर एक मतलब एक किलोमीटर पर अगर हम पकड़ के चलें तो 6 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर कम होता है। तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि हिमालय पर किस प्रकार से समुद्री सतह की तुलना में माइनस में टेम्परेचर मिलता होगा। यह एक जनरल कैलकुलेशन मैंने आपको बता दी। चूंकि हिमालय एक पर्वत है और हिमालय पर्वत की अगर ऊंचाई को हमने पकड़ के चला तो हमें लगा कि हिमालय पर्वत पर हो सकता है -30 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचता हो, यदि समुद्र की सतह का तापमान 20 डिग्री सेंटीग्रेड है। हम मान के चल रहे हैं एक रफ कैलकुलेशन से, हम मान के चल रहे हैं कि इसकी जो मतलब लंबाई है हिमालय की वो 9 किलोमीटर है ना। मतलब एकदम मैं राउंड फिगर लेके चल रहा हूं, तथ्यों में ना जाए। 8848.86 मैं वो नहीं बताना चाह रहा हूं, मैं एकदम आपको लॉजिक के साथ चलने की कोशिश कर रहा हूं। अब हम क्या कहते हैं कि आप 9 किलोमीटर तक का तो तापमान देख लिए, लेकिन जो बादल होते हैं जो हमें ऊपर की तरफ दिखते हैं, सामान्यतया वो होते हैं 10 किलोमीटर से लेकर के 16 किलोमीटर ऊपर की तरफ। यानी पृथ्वी से 10 किलोमीटर से ऊपर 16 किलोमीटर तक बादल पाए जाते हैं। तो अगर हम तुलनात्मक रूप से चलें कि 1 किलोमीटर ऊपर चलने पर 6 डिग्री सेंटीग्रेड कम होता है, तो इस हिसाब से अगर हम चलते चले जाएं तो 10 किलोमीटर के ऊपर मतलब 60 डिग्री टेंपरेचर कम हो जाएगा। और 60 डिग्री टेंपरेचर अगर कम होगा तो ये जो 20 डिग्री सेंटीग्रेड वाला टेंपरेचर है, ये यहां पहुंचते हुए -60 डिग्री मतलब -40 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाना चाहिए। फिर आप में से कईयों के सवाल बनेगा, ऐसे तो सर बादल ना होकर के वो तो बर्फ होगी, वो बादल थोड़ी होंगे। सच्चाई भी यही है, जो आपको दिख रही है सामान्यतया वो बादल नहीं, बर्फ है जो आपको तैरती हुई दिख रही है। फिर आप पूछेंगे, अच्छा तो हमको जो उड़ता हुआ दिख रहा है वो बर्फ है, फिर वो गिर क्यों नहीं जाती? अरे भैया, वो गिरती ही तो है, जब भी तो आप उसे बारिश कहते हैं।
अच्छा, वो गिरती है इसलिए हम उसे बारिश कहते हैं, और नहीं तो क्या। तो भाई वो जो बादल आपको दिख रहे हैं उसमें वेपर, जो समुद्र से उठी हुई वेपर थी, वो अब जाकर के बूंदे के रूप में नहीं है, ऊपर पानी नहीं चल रहा है, ऊपर चल रही हैं बूंदें। कौन सी बूंदें हैं? वो बर्फीली हवा है, बर्फ है वो जो तैर रही है ऊपर की तरफ। बोले अच्छा ऐसा सीन है क्या? हमने कहा हाँ। तो बोले सर एक बात बताइए, जो पानी यहां से गया, मैंने कहा बिल्कुल था। बोले ये पानी जब यहां से ऊपर की तरफ उठा होगा तो इसके ऊपर उठने के कारण यहां पर इसने अपने भीतर का तापमान तो निकाला होगा और खुद बर्फ में बदला होगा। मैंने कहा बिल्कुल बदला है। तो बोले सर इसका मतलब बादलों के पास में एक ऐसी एनर्जी है जो जमीन से उठकर ऊपर गई है। मैंने कहा बिल्कुल सही है। तो अगर ऐसी बात है तो अब आप इस दृश्य को देखें। कौन सा दृश्य है, जरा आप इसे नोटिस करें। समुद्र से उठकर के अगर पानी ऊपर की तरफ गया है तो होता यह है साथियों सामान्यतया कि पानी के ऊपर जाने पर यहां पर मतलब जो वेपर गई है ना, उसके साथ जो एनर्जी गई, वो एनर्जी यहां निकलना शुरू हुई बादलों के पास में, और एनर्जी निकल करके वहां बर्फ बनना शुरू हुई। वो जो एनर्जी निकली ना साथियों, और उसके निकलने के बाद जो बर्फ बनी, वो बर्फ से टकराई। अब ध्यान से सुनना, वो क्या हुआ, वो जो बर्फ है, क्योंकि नीचे से लगातार नए बादल आ रहे हैं और ऊपर की तरफ बादल बन चुके हैं। नीचे से जो नए बादल आ रहे हैं वो असल में है क्या, वो बर्फ है। ऊपर ऑलरेडी बर्फ है, तो नीचे से ऊपर की जो बर्फ है ये लगातार टकरा रही है, और टकराने में घर्षण हो रहा है। घर्षण से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं। क्या बाहर निकल रहे हैं? इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं। आप कहेंगे अरे सर आप तो कहने वाले हो कि घर्षण से लाइट पैदा होने वाली है, बिजली पैदा होने वाली है। नहीं, मैं ये नहीं कहने वाला, मैं तो केवल ये कह रहा हूं घर्षण से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। आसानी सी बात है। बचपन में आपने बहुत सारे लोगों ने यह प्रयोग किया होगा कि अगर हम इसको लगातार यूं घिस करके देखें फिर अपने ऊपर देखते हैं तो बाल उठ जाते हैं। आपने वो प्रयोग तो सबने किया होगा कि हम किसी भी चीज को अगर बहुत ज्यादा रब करते हैं तो उस पर आयनाइजेशन हो जाता है, और फिर हम स्किन पर लगाएं तो वो फिर हाथ की उंगलियों को वो खाल के बालों को खड़ा कर देता है, आयनाइज हो जाती है चीजें। एग्जैक्टली यहां पर भी ऐसा है। यहां पर क्या है कि ये वाला जो पानी की बूंद ऊपर गई है, ये दूसरी बूंद से टकरा रही है। टकराने से क्या हो रहा है साथियों? टकराने से यहां पर इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। अब इलेक्ट्रॉनों की कहानी समझिए। जब ये इलेक्ट्रॉन निकलने शुरू हुए तो नीचे की तरफ, क्योंकि टकरान तो नीचे ही हो रही है, तो नीचे की तरफ तो इलेक्ट्रॉन इकट्ठे हो गए और ऊपर की तरफ बिना इलेक्ट्रॉन वाली बर्फ रह गई। तो ऊपर प्लस नीचे इलेक्ट्रॉन हो गए। अब क्या होता है, ऐसे ही आपने एक बादल की कहानी इधर देखी, दूसरे बादल की कहानी यहां देखिए। एक प्लस और इलेक्ट्रॉन का यहां पर एक बादल झुंड बन जाता है। चूंकि बड़ी मात्रा में बादलों ने यहां पर बनकर के एनर्जी भी रिलीज करी है, क्योंकि खुद तो बर्फ बदले थे और इनके पास एनर्जी भी थी जो कि इनकी इनहेरेंट एनर्जी थी। तो ये जो प्लस माइनस बनाना साथियों, तो आपको साइंस का एक विशुद्ध मतलब आसान भाषा में एक कंसेप्ट सिखा देते हैं कि जो बिजली का प्रवाह होता है वो हमेशा इलेक्ट्रॉन के चलने से ही होता है। तो हमने अभी क्या देखा कि जो बादल के निर्माण की प्रक्रिया थी, इसके अंदर नए बादलों का बनना, नए बादल असल में नई बर्फ का बनना, पुरानी बर्फ से टकराना, टकराने से इलेक्ट्रॉन का बनना, और इलेक्ट्रॉन हमेशा किस तरफ भागता है? धनात्मक आवेश की तरफ। तो ऋण जो है वो धन की तरफ भाग रहा है और उस वजह से विद्युत का प्रवाह हो रहा है। तो एक बादल से दूसरे बादल में साथियों क्या हो रहा है? एक बादल से दूसरे बादल में इलेक्ट्रॉनों का आवागमन हो रहा है, जिसकी वजह से बिजली चमकती हुई दिख रही है। तो आप जरा इसे देखें, हुआ क्या साथियों? अगर आपको मैं ये दृश्य दिखाऊं तो इसमें आप क्या देख पा रहे हैं कि एक बादल से दूसरे बादल की तरफ इलेक्ट्रॉनों की जो है वो आवागमन हो रहा है। ऐसी स्थिति में अब पूछेंगे फिर बारिश कैसे होती है? भाई बारिश ऐसे होती है, जब बर्फ भारी हो गई तो नीचे गिरेगी ही, बर्फ नीचे गिरेगी तो बूंदें पड़ जाएंगी, तो बूंदें गिर ही रही हैं। फिर सर एक बात बताइए, फिर ये कितने प्रकार की बिजली होती है? मैंने कहा 3 प्रकार की हो गई। कौन सी हो गई? मैंने कहा देखो, अगर आपने डायग्राम देखा तो एक बिजली तो ये होगी जो इन दोनों में ऊपर नीचे चलेगी, प्लस माइनस के बीच में। इसे तो कहते हैं इंट्रा क्लाउड, यानी क्लाउड के भीतर वाली ही हो गई। दूसरी वाली बिजली कौन सी है साथियों? दूसरी वाली है एक क्लाउड से दूसरे क्लाउड की तरफ जाने वाली। ये रही एक क्लाउड से दूसरे क्लाउड की तरफ जाने वाली। इसे क्या कहा गया? इंटर क्लाउड। क्या कहा गया? इंटर क्लाउड। तो 2 हो गई। देखिए, एक हो गया इंट्रा, अपने अपने में ही चलने वाला, दूसरा एक क्लाउड से दूसरे में जाने वाला, इंटर क्लाउड। तीसरा हो गया क्लाउड से अर्थ की तरफ जाने वाला, यानी क्लाउड टू अर्थ। तो जो लोग मरते हैं वो किससे मरते हैं? क्लाउड टू अर्थ से मरते हैं। अब आपके दिमाग में एक सवाल आएगा, बोले सर एक बात बताइए, फिर लोग जो है मतलब ये लाइट अर्थ पर कैसे आई?
मैंने कहा बहुत बढ़िया। मैंने कहा बेटा बिजली का कभी आपने तार पकड़ लिया हो, तो आपने तार पकड़ के नोटिस किया हो तो आपको करंट क्यों आता है, अगर आपने ये सीखा हो तो आपको ये भी समझ में आ जाएगा। बोले बताइए सर करंट क्यों आता है। बेटा असल में बिजली को क्या है, अपना सर्किट पूरा करना होता है। सर्किट पूरा करने का मतलब यह है कि इलेक्ट्रॉन्स कहीं और नहीं जाते तो सीधे अर्थ में चले जाते हैं। यही कारण है कि हम सामान्यतया अर्थिंग करते हैं। अर्थिंग आप देखिएगा आपके घर में भी अर्थिंग वायर होगा, अर्थ का वायर होगा एक, यानी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो सीधे पृथ्वी में डाल दिए जाते हैं। तो होता क्या है, अगर कहीं पर नंगे तार पर कहीं भी इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहे हैं तो तार से जैसे ही आपने उसे छुआ, छूने से आपको वो जो बिजली है वो आपके पैरों के माध्यम से जमीन में चली गई, आप रास्ता बन गए बिजली का, इसलिए आपको झटके लगे। क्या कारण है कि हम जब रबड़ की चप्पल पहन लेते हैं तो हमें बिजली के झटके नहीं आते। हमारा सबसे बड़ा कारण यह है कि ये जो बिजली चमक करके आ रही थी ना, ये हम में से पास होकर नीचे नहीं गई, हम में से पास होकर नीचे नहीं गई, तो हमारे कारण से बिजली का ट्रांसफर नहीं हो पाया, हमें लाइट का झटका नहीं लगा। फिर आप पूछेंगे, कई बार आपने देखा होगा कि कबूतर जो है वो बिजली के तार पर बैठा होता है, उसे कुछ नहीं होता। हम सोचते हैं यार कबूतर में गजब चीज लगी हुई है कि इसको कुछ नहीं होता। हाँ ये सही है कि उसके पैरों में इंसुलेटर लगा हुआ है, सूखी डेड स्किन है जिसमें इलेक्ट्रॉन का प्रवाह नहीं होगा, लेकिन फिर भी एक बंदर जो है वो कई बार तार पर लटक जाता है, उसे कुछ नहीं होता, उसको कोई नहीं कहता कि अरे मत झूले मर जाएगा। लेकिन कई जगह आपने ऐसा भी देखा है कि बंदर मर भी जाते हैं। ये दोनों घटनाएं कैसी होती हैं, रीजन है साथियों, जब हमारे तार में से लाइट प्रवाहित होती है ना, तो एक तो तार यहां पर चलता है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी होती है ना, दूसरा तार यहां पर और चलता है जिसमें अर्थिंग होती है, अर्थ का वायर भी होता है। यदि कोई भी व्यक्ति इन दोनों वायर को एक साथ पकड़ ले तो फिर से देखिए चार्ज अर्थ तक पहुंचेगा, और चार्ज अर्थ तक सर्किट पूरी हो गई और व्यक्ति वहीं भस्म हो गया। यानी अगर आप भी कभी तारों पर झूल गए तो एक तार पर लटका हुआ व्यक्ति को कुछ नहीं होगा, दो तार अगर बैलेंस बनाने के लिए पकड़ लिए तो गेम हो जाएगा। आ गई बात समझ में। हालांकि ये प्रयोग ना करें, बहुत सारी एरर इन प्रयोगों में है, मैं एक आदर्श कंडीशन आपको बता रहा हूं। तो करंट क्यों आता है, करंट क्यों नहीं आता है, यह बताया। फिर आप पूछेंगे सर सामान्यतः पेड़ों पर ही बिजली क्यों पड़ती है, सामान्यतः ऊंची जगह पर ही बिजली क्यों पड़ती है। तो बेटा वो जो इंटर क्लाउड और इंट्रा क्लाउड वाली बात मैंने आपको बताई ना, अगर वो झटका वहां से चला और उसे कोई नजदीक ऐसी चीज दिख गई, उस इलेक्ट्रॉन को धनात्मक आवेश कहीं ऐसा दिख गया जो अर्थ तक पहुंचने में उसकी मजबूती करेगा। यही कारण है कि जो खेत में इकलौते खड़े हुए पेड़ होते हैं, बड़े बड़े पेड़ जो होते हैं, उन पेड़ों पर बिजली गिरती है। क्यों गिरती है, क्योंकि पेड़ जो होता है उस अर्थ की लाइट को यह लगा कि इसके माध्यम से मैं टकराऊंगी और जमीन पर पहुंच जाऊंगी, अंदर घुस जाऊंगी, बड़े पेड़ों में। दूसरा, ऊंचाई पर स्थित बिल्डिंग्स में क्यों होती है बिजली, बहुत ऊंची बिल्डिंग्स के ऊपर बिजलियां बहुत कड़कती हैं। रीजन क्या है, अभी देखिए हाल ही में मैं आपको बताऊं, द्वारकाधीश का टेंपल है साथियों गुजरात के अंदर, वहां पर बिजली कड़की और वहां का ध्वज जो है वो मतलब खराब हो गया। कारण क्या है, ऊंचाई पर स्थित जो जगह है वहां पर बिजली आएगी, क्योंकि वो बिजली अर्थ में जाना चाहती है, उसको रूट चाहिए, वो रूट में आती। तो बचने का तरीका क्या है, तो भैया या तो आपने जो वायर लगा रखा है उसको अर्थिंग कर दो, यानी कि आपकी बिल्डिंग में होकर बिजली ना जाए, वो सीधा रास्ता पकड़ के दूसरे तार से अंदर चली जाए। इसलिए देखना आपके घर में अर्थिंग वायर लगा होता है, एक ऐसा लोहे का खंबा का घर में लगा होता है, नहीं लगा हुआ है तो अपने इलेक्ट्रीशियन से कह के लगवाइए, बहुत जरूरी चीज होती है। अच्छा, तीसरी बड़ी चीज है ना, इंटरेस्टिंग बातें आपको पता चली। अब आपके दिमाग में एक सवाल और बनेगा कि सर ठीक बात है, हमने ये बात तो समझ में आ गई कि बिजली क्यों गिरती है, कहां गिरती है, समझ में आ गया। सर दुनिया में सबसे ज्यादा बिजली कहां गिरती है? साथियों एक जगह है और उस जगह का नाम है वेनेजुएला। वेनेजुएला के अंदर एक झील है, उसका नाम है मराकाइबो। साथियों हद तो यह है कि मराकाइबो में एक दिन में 28 बार बिजली गिरती है। मराकाइबो के पास एक वाटरफॉल है, उसके ऊपर 28 बार बिजली गिरती है एक ही दिन में, और 260 बार बिजली गड़गड़ाहट होती है एक दिन में, प्रतिदिन के हिसाब से। इक्वेटर के नजदीक पड़ती है मराकाइबो लेक। और साथियों इस वजह से मराकाइबो झील वही झील है साथियों जिसमें दुनिया का सबसे ज्यादा तेल पाया जाता है। साथियों इतनी ज्यादा बिजली गिरती है कि दूर से देखने पर ऐसा लगता है कि यह झील है और इस झील के आगे मुकुट लगा हुआ है, इसलिए उसे बेकन ऑफ वेनेजुएला भी कहते हैं, बेकन ऑफ मराकाइबो भी कहते हैं, जहां पर इतनी ज्यादा बिजली गिरती है वेनेजुएला के अंदर। अच्छा, फिर आप एक सवाल और पूछेंगे, सर एक बात बताइए,
अगर ये सारी बातें सही हैं कि बिजली गिरने से ये सब होता है, इससे बचने का कोई तरीका है? मैंने कहा जी हां, इससे बचने का तरीका है कि आप अर्थिंग कर दीजिए। तो उम्मीद है मेरे सभी साथियों को बहुत जबरदस्त तरीके से ये बात समझ में आ गई होगी कि बिजली क्यों चमकती है। एक आखिरी सवाल और समझ लीजिए, और वो क्या है साथियों, यदि आप पूछेंगे सर इन दिनों बिजली चमकने की घटनाएं क्यों बढ़ी हैं, मतलब आप बता रहे हैं 34% तक बिजली चमकने की घटना इंक्रीज हो गई, ऐसा क्यों हुआ है? इसके पीछे का रीजन और समझ लीजिए साथियों। अगर 1 डिग्री टेंपरेचर जमीन का तापमान बढ़ता है, समझिएगा, औसत तापमान यदि 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ता है, तो आप अंदाजा लगाइए कि 1 डिग्री बढ़ने से अब मतलब आयनाइजेशन और ज्यादा होगा, यानी वेपर ज्यादा बनेगी, ज्यादा भाप बनेगी, ज्यादा ऊर्जा ऊपर लेकर के जाएगी, और ज्यादा ऊर्जा ऊपर जाएगी तो ज्यादा ऊर्जा निकलेगी भी, और ज्यादा ऊर्जा निकलेगी तो वो इलेक्ट्रॉनों और प्रोटॉनों को आपस में टकराएगी और बिजली बनेगी। तो ये समझ जाइए, ज्यादा बिजली चमकना अपने आप में भी एक प्राकृतिक घटना है। और यदि मैं आपको रिपोर्ट के आधार पर बताऊं तो दुनिया में सबसे ज्यादा नेचुरल कैलमिटीज जो इन दिनों हो रही हैं, विशेष रूप से भारत के अंदर अगर मैं बताऊं तो नेचुरल कैलमिटी, प्राकृतिक आपदाओं में बिजली कड़कने का नंबर 1 स्थान है, जिसने सबसे ज्यादा लोगों की जान ली है। और साथियों यह भी जान लीजिएगा, प्राकृतिक रूप से पर्यावरण अगर अशुद्ध हुआ, यानी टेंपरेचर अर्थ का बढ़ा, तो बिजली चमकने की घटनाएं निरंतर बढ़ती चली जाएंगी। उम्मीद है आप सभी साथियों को बेहतरीन तरीके से यह बात समझ में आ गई होगी। अगर पहली बार यह जानकारी समझ में आई है ना, वीडियो को लाइक जरूर कर देना, सेशन को शेयर जरूर करना, और हां, रोजाना होने वाली 10 बजे की स्पेशल क्लास को पढ़ना मत भूलना। आज उसमें नेशनल पार्क आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है? तो ये बहुत बड़ा कंसेप्ट है, आपने मेरे साथ में ये सीख लिया है। सारी जानकारी आपको मेरे टेलीग्राम चैनल अंकित अवस्थी सर पर आपको प्राप्त भी हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की तरफ। ये मैंने आपको सारी जानकारी दे दी। ये है लेक मराकाइबो, जो कि वेनेजुएला के अंदर है। ये मैंने आपको बता दिया। बिजली कड़कने की घटना यहां पर होती है, लाइटनिंग स्टॉर्म यहां पर आते हैं। भारत के अंदर मौसम विज्ञान इसके बारे में जानकारियां सारी देता है। ये सारे फैक्ट एंड फिगर्स मैंने आपको बता दिए हैं। एनुअल लाइटनिंग रिपोर्ट हाल ही में आई है, और एनुअल लाइटनिंग रिपोर्ट में सबसे ज्यादा जो लाइटनिंग हुई है वो कहां पर हुई है? वो बिहार में हुई है। नंबर 2 पर उत्तर प्रदेश, नंबर 3 पर मध्य प्रदेश हुआ है, और नंबर 4 पर उड़ीसा हुआ है, जहां पर सबसे ज्यादा लोगों की मौत बिजली चमकने से हुई है। आगे बढ़ते हैं साथियों, क्योंकि यह खबर हमने इसलिए भी पढ़ाई क्योंकि हाल ही में राजस्थान के जयपुर में बिजली कड़कने से एक ही स्थान पर 16 लोगों की जान चली गई। मेरे साथ अनअकैडमी पर जुड़ करके पढ़ना, लाइव सेशन हो, टेस्ट सीरीज हो, या फिर कोई भी डाउट क्लियरिंग सेशन पढ़ना चाहते हो, स्टैटिक जीके के अंदर अगर आप मेरे साथ पढ़ना चाहते हैं तो मेरा एक स्टैटिक जीके का बैच चल रहा है एसएससी के अंदर, जहां मैं इकोनॉमिक्स पढ़ाऊंगा। अभी 9 बजे क्लास है, आप उस क्लास को रिकॉर्डेड भी देख सकते हैं, लाइव भी देख सकते हैं। बहुत डिटेल सेशन है, बहुत सारी डिटेल में जानकारी आपको मिलेगी। इसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री आ रही है, और उसके साथ साथ फिर आपको ज्योग्राफी, पॉलिटी, सब चीजें वापस मिलेंगी, आप उन्हें डिटेल में पढ़ पाएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। यदि आप चाहते हैं मेरे साथ स्पेशल क्लास पढ़ना, तो आज फ्री ऑफ कॉस्ट स्पेशल क्लास में आपको पढ़ाया जा रहा है मेरे द्वारा टाइगर रिजर्व्स, तो उन्हें जरूर देखने आइएगा। यदि आप किसी भी प्रकार का कोई सब्सक्रिप्शन लेना चाहें तो अनअकैडमी पर मेरा रेफरल कोड अंकित10 यूज कर सकते हैं। सब्सक्रिप्शन लेने के लिए गूगल प्ले स्टोर से अपने मोबाइल में अनअकैडमी लर्नर ऐप इंस्टॉल करें, मोबाइल नंबर से रजिस्टर करें, अंकित10 रेफरल कोड यूज करते हुए फीस पर 10% का डिस्काउंट प्राप्त कर लें। इस क्लास की पूरी पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल अंकित अवस्थी सर पर मिल जाएगी। यदि आपको किसी भी प्रकार की असुविधा होती है तो इसके डिस्क्रिप्शन में हमसे संपर्क करने की जानकारी दी हुई है, आप वहां से हमसे संपर्क भी कर सकते हैं। आपका समय शुभ हो, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ